ओला उबर में कैसा सिस्टम था पेमेंट का? ड्राइवर के लिए कितना कट करते थे वो लोग? स्टार्टिंग में ओला उबर के पास जितनी फंडिंग थी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कैप्चर किया, कस्टमर को कैप्चर किया, ड्राइवर को कैप्चर किया, बट उनकी पॉलिसी ज़्यादा दिन वाली नहीं थी और जिसके वजह से ड्राइवर्स को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो मतलब इस पे आपको काफी क्वेश्चंस आए होंगे मुझे लगता है डेफिनेटली आए थे क्वेश्चन। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टैंड है एक ओला उबर के अगेंस्ट कुछ बोलना। जरूर, वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अगेंस्ट जाना मतलब आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, ओला से ब्लॉक हो गई, उबर से ब्लॉक हो गई, आप 10 रुपया कमा नहीं सकते हैं। किसके लिए? आपने ड्राइवर वेलफेयर के लिए काम शुरू किया इसलिए, और आप आज रोड पे आ गए हैं। कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उल्टा दूसरे कंपनियों के एजेंट हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता बन रहे थे, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज देखो आपकी क्या हालत है। तो आपने कहा था बीच में कि आपने मोर्चा भी किया था, ठीक है? हाँ। तो वो तो बहुत बड़ा टास्क है जहाँ पर पुलिस इन्वॉल्वमेंट्स भी होती है, सब होती है, तो वो वाला आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत ही, तो इसलिए हम लोगों ने क्या स्टैंड लिया कि हम किसी बड़े बैनर के नीचे जाएंगे, और बड़ा बैनर उस समय पे राज साहब ठाकरे का ही था। उस समय उसको लीड कर रहे थे नितिन नांदगांवकर साहब। तो उस समय हम सब की गिरफ्तारी हुई थी, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में मेरी गिरफ्तारी हुई थी गाड़ियों को रोकने और इसके चक्कर में। तो उन्होंने फिर मिस्टर प्रकाश जी से मुझे मिलाया। मिस्टर प्रकाश जी कौन? वो जो मेरे पहले फंडिंग करने वाले जो थे उनको मैं काका बोलता था। मैं तो उनसे मांगने गया था सिर्फ 5 लाख, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया 3 करोड़ से ज़्यादा। और फिर सीओ कैब की जर्नी स्टार्ट हो गई। 6 महीने के अंदर हमने ऐसा काम किया, 47,000 ड्राइवर्स और 2 लाख कस्टमर्स। ड्राइवर्स को एक ही चीज़ बोलते हैं, आपके लिए हम 100% सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखो। स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है उन्हें कैब इंडस्ट्री का बाहुबली कहा जाता है, जो कि एक समय पे ओला उबर के लिए कैब चलाया करते थे। उन्होंने आज अपनी खुद की कैब सर्विस कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है सीईओ कैब्स। और ये कंपनी सब कंपनी से अलग क्यों है? वो कहते हैं ना, ड्राइवर ही ड्राइवर को समझ सकता है। तो आगे की स्टोरी हम इनसे ही जानते हैं। सो लेट्स वेलकम दुर्गेश जी। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपके सभी जो दर्शक हैं उनको मैं एक बार शुभकामना देना चाहूँगा, आपको भी शुभकामना देना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया आपके साथ बात करने के लिए, अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, तो मुझे ना सब कुछ जाना है आपके बारे में, लेकिन सबसे पहले ना मुझे एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना है कि आपका पहले लाइफ कैसा था, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, आपकी फैमिली कैसी थी, सबके बारे में थोड़ा बता सको तो। देखिए, मेरा जन्म यहाँ सेंटा क्रूज में हुआ है और मेरे पिताजी यहीं के रहने वाले, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। मुंबई हमारी जान है और पढ़ाई भी मैंने यहीं से करी, 12th पास किया, कॉमर्स किया, बहुत अच्छा था। और कॉलेज के टाइम पे थोड़ा-सा मैं जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा ही अतरंगी टाइप का था। पढ़ाई से ज़्यादा ज्ञान देने में इंटरेस्ट आता था। तो उस हिसाब से कॉलेज तो कैसे पास कर लिया हमने। फिर बाद में धीरे-धीरे 21st ईयर में मेरी शादी हो गई और फिर हमने जीवन की शुरुआत करी धीरे-धीरे। आगे चल के अब शादी होने के बाद तो आपको पता है मिडिल क्लास के लोगों का क्या रहता है, उनके सर पे एक लोड आ जाता है कि भाई अब परिवार है, उनको चलाना है। तो अब ये सब रोजी-रोटी के चक्कर में मैं धीरे-धीरे कैब ड्राइवर बन गया। अब कैब ड्राइवर बनने के बाद फिर मेरी सारी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आप कैब ड्राइवर शादी के बाद बने, हाँ। राइट? तो आपने शुरुआत किससे की थी? मतलब ओला उबर से, मतलब वो आपका स्टार्ट कैसे था कि आपको पहले से पता था कि आप ऐसा व्हीकल चलाओगे या फिर आपको कुछ और बनना नहीं, था? देखो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ये काम ढूँढ रहा था, तो मैंने बहुत सारे काम छोड़े। कॉलेज लाइफ में मैं आर्मी की ट्रेनिंग किया, जो फर्स्ट रनिंग्स वगैरह होता है वो भी मैंने पास किया, लेकिन वो भी काम मुझे नहीं जमा, मतलब वो चीज़ मुझे नहीं जमी। देश का सेवा करने का दिल में बहुत जज़्बा था कि मैं भी एक देश का सेवा करूँ, लेकिन वो मन में एक चीज़ आई कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है। तभी वो हर एक इंसान का अपना पहले से ही बचपन से एक थॉट होता है,
वो हम्म। भले वो उसको बता नहीं पाए या फिर उसको समझा नहीं पाए, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ रहती है, बचपन से ही रहती है। तो एक सपना था कि मुझे भी, मैं ज़्यादातर भक्ति गाने देशभक्ति गाने सुनता था, वीडियोज़ वगैरह देखता था, तो उससे मुझे बहुत इम्प्रेशन मिलता था। तो ये सब सोच के मैंने मतलब बिना बताए, माँ-बाप को बिना बताए, हमारे इधर कांदिवली में टाइम्स ऑफ इंडिया का जो स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे ओपन भर्ती चल रही थी। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग गए। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पे मेरे पास शूज़ भी नहीं था। जब हम ये कर रहे थे तो ज़्यादातर मैं चप्पलें ही पहनता था, लेकिन वहाँ रनिंग करना वो सब लोग शूज़ पहन के, मैंने नंगे पाँव ये कर दी, रनिंग कर दी और निकाली मैंने दौड़ अच्छी खासी। भगवान की दया से पर्सनैलिटी भी है मेरे पास, लंबी हम्म। शरीर और ये सब था, तो निकाल दी हमने। हम्म। लेकिन बाद में नहीं जमा। फिर उसके बाद में आप जिंदाल जी का नाम सुने, स्टील किंग जो हैं, हम्म। उन उनके पास जो बाउंसर की ये थी जॉब्स थी, तो पवई में जो कैलाश कॉम्प्लेक्स है, हम्म। वहाँ पे उनके बाउंसर्स की भर्ती हो रही थी। 15 बाउंसर्स में एक मेरा भी नाम था, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था और मेरे पास उस समय लाइसेंस था ड्राइविंग का। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उतनी बड़ी जॉब को मैंने ड्रॉप कर दिया, आप समझिए। और ये आपका आर्मी छोड़ दी, जीएसडब्ल्यू छोड़ दी, फिर मैंने नेवी में जाने की सोची कि चलो हम नेवी में एटलीस्ट कहीं तो सेट हो जाते। हमारे माता पिता सोच रहे हैं कि मतलब लड़का कहीं तो सेट हो जाए। नेवी में भी गया, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे देश सेवा करनी हो तो मेरे पास रास्ते बहुत हैं। सिर्फ नेवी में जाके, आर्मी में जाके आप देश की सेवा करो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप बाहर रह के भी देश की सेवा कर सकते हो। तो फिर जब मैं नेवी में गया तो वहाँ पे मुझे डी क्लास की बोले आपको डी क्लास में काम करना होगा, जिसमें आपको कैब ऑफिसर्स की गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि जब मैं ऑफिसर की गाड़ी चलाना है मुझे, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं चलाऊँ? समझिए। राइट। तो फिर मैं वहाँ से स्टार्ट किया कैब का। उस टाइम पे ओला भी नहीं था, उबर भी नहीं था। एक्चुअली मेरू और ये टैब कैब बहुत फॉर्म में चल रही कौन से थी। साल की बात है ये? ये 2012 की बात है। अच्छा। ओला इवन स्टार्ट हुआ था 2010 के लगभग, लेकिन उसने उतने फॉर्म नहीं पकड़े थे जितना उसको चलना था मार्केट में, उस तरीके से कैप्चर नहीं किया था। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मेरू और टैब कैब्स चल रही थी। हम्म। तो फिर मैं एक टाटा मांझा गाड़ी निकाला। गाड़ी निकालने में भी मुझे इतना तकलीफ हुआ कि आप सोचिए, कोई बैंक मुझे लोन देने के लिए राजी नहीं था। हम्म। बड़ी मुसीबत थी। एक बंदा बोला कि आप 3 साल का टीडीआर बना लो, ये तुम्हारा इनकम टैक्स का हाँ। 3 साल का बना लो, उसके ऊपर आपका लोन पास हो जाएगा। लेकिन मैं जब वो 3 साल का बना भी लिया, उसको दे के कि चलो करंट डेट का बना लेते हैं, वो भी मेरा पैसा फेल हो गया। हम्म। पैसा कोई मीनिंग नहीं निकला उसका, कोई मुझे लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत मेहनत में दिमाग में सोचा यार मैं कैब कैसे लूं। तो फिर टाटा जी का काम आया। टाटा कैपिटल्स ने मुझे लोन दिया, परसेंटेज बहुत हाई रखा एक्चुअली। और फिर एक गाड़ी निकाली मैंने, और गाड़ी निकाल के धीरे धीरे उसको मेरूस वगैरह में चलाना शुरू किया। Okay. गाड़ी खरीदी और किसी जगह से लोन नहीं हुआ, टाटा कैपिटल ने ही लोन पास किया, खुद की गाड़ी पे पास किया। हम्म। और फिर बाद में उसको लेके मैं चलने लगा और मेरू के साथ ज्वाइन हो गया। वहाँ पे जो उनका जो सिस्टम था, प्रोसेस था, वो करके मेरू के साथ ज्वाइन हो गया, तो अच्छा हो गया। बट अब दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं भाई अब क्या आगे, कुछ एक मतलब पिक्चर ही नहीं थी कोई। अब तो ये था कि भाई रोज के हमारे 2,000-3,000 की इनकम आ रही है, और क्या चाहिए उस टाइम पे। आप समझिए 2012-13 में पर डे 2,000-3,000 कमाना, एटलीस्ट 90,000 महीने की इनकम थी। हम्म। कुछ ये नहीं था। गेम तो असली शुरू हुआ 2014 के बाद से, जब ये हमारे गुरु जो लोग हैं, मतलब ओला और उबर, तो एक्चुअली मैं बोलूंगा वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी फील्ड बनाई है, पिच बनाई है, और खेल तो हम लोग रहे उस पे। तो वो हमारे काफी जो है, उनको देख के हमारे अंदर बहुत प्रोत्साहन होता है कि चलो आज मार्केट में एक नई चीज वो लोग लेके आए, जो जो किसी को कुछ पता नहीं था, उस चीज को लाए मार्केट में, उस चीज को ये किए। उसके बाद से फिर 2014 के बाद से फिर ये पूरा सिस्टम चालू हुआ। तो मुझे जाना कि ओला उबर में
कैसा सिस्टम था पेमेंट का? ड्राइवर के लिए कितना कट करते थे वो लोग, उनका जो रहता है अमाउंट वो? तो क्या था वो पूरा, एक बार बता सकते? देखिए स्टार्टिंग में ओला उबर्स ने जो उनके पास जितनी फंडिंग्स थी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कैप्चर किया, कस्टमर को कैप्चर किया, ड्राइवर को कैप्चर किया, बट उनकी पॉलिसी ज़्यादा दिन वाली नहीं थी, बहुत शॉर्ट टाइम की पॉलिसी थी और जिसके वजह से ड्राइवर्स को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। एक्चुअली ध्यान देना चाहिए उनको। कारण क्या था, किसी भी ड्राइवर्स को ज़बरदस्ती ट्रिप्स दे देना, मतलब अगर वो ड्राइवर दिन भर काम किया है उसको आप ज़बरदस्ती ट्रिप दे रहे हैं कि मतलब वो पास भी नहीं कर सके, कुछ नहीं। खैर ये पुरानी बात है। बट ये भी होता है ना कि एक्सेप्ट करने वाला होता हाँ, है। एक्सेप्ट करना तो अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट वाला ऑप्शन, पास करने वाला ऑप्शन कैसे लेके आया। हम्म। जब पहले जो था ये, तो उसमें ये था कि जो ट्रिप आपको आ गई उसी ट्रिप को आपको पूरा करना 100%। अगर आपने नहीं पूरा किया तो आपको डीडी मार्क होगा एंड आपको पेनाल्टीज लगेगी 500 समथिंग। दिन भर में ड्राइवर इतना मेहनत करके कमा रहा है और उसको फिर 500 की पेनाल्टी आप लगाएंगे तो कैसे होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स, पेनाल्टीज लगाना, फिर उसके बाद उनका इंसेंटिव प्लान्स खत्म कर देना, फिर रेट्स डाउन कर देना, ये सब प्लान्स को लेके उस समय ये बिजनेस बहुत नया था। हमारा ऑटो चल रहा है वो कई सालों से चल रहा है, हमारा टैक्सी चल रहा है वो कई सालों से चल रहा है, बट जो कैब था वो उस समय एकदम नया नया मॉडल था। किसी को कुछ नहीं पता था कि इस कैब के बारे में कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कैसे कानून लाना है और कैसे कैब ड्राइवर्स को फायदा पहुंचाना, किसी को कुछ नहीं पता था। तो उस समय मुंबई में हमारे जैसे लोग मिलके जगह जगह पे हम लोगों ने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया और ग्रुप्स बना के हम लोगों ने ओला और उबर जो कंपनी से उनके पास तक अपने मैसेज पहुंचाने शुरू किए कि भाई आप रेट्स बढ़ाओ, इंसेंटिव अगर आप नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट रेट बढ़ाओ, ताकि हमें रेट्स से तो हमें फायदा हो जाए। अच्छा, हमारे हमारे भी घर हैं, परिवार हैं, बाल हैं, बच्चे, कैसा चलेगा। तो ये सब चीजों को बार बार इग्नोर करते गए। 2000 परसेंट काटते थे फिर भी? वो 30% उनका था, 25 to 30% के चार्जेस थे। उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब पेमेंट आपके एक हफ्ते बाद आती थी। सपोज आज अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट दे दिया, कस्टमर ड्राइवर को दे दिया, तो उसकी पेमेंट मंडे को आएगी, ट्यूसडे को आएगी, तो एक हफ्ता तक ड्राइवर सर्वाइव कैसे करेगा। ऐसे पोजीशंस थे। और ऑनलाइन जो ट्रिप था वो डायरेक्ट कंपनी के इसमें ही चला जाता था, ड्राइवर्स के पास वैसे ऑनलाइन के कोई सिस्टम्स नहीं थे। आज अभी जाके गूगल पे, फोन पे और पेटीएम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो सिर्फ बैंक अकाउंट था। वो तो धन्यवाद मोदी जी का, जो उन्होंने ऐसे ऑनलाइन सिस्टम्स लाए मार्केट में। और मैं तो चाहता हूँ कि इसको और स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंट्स का जो रेगुलर जो चीज़ है, जो रेगुलर जरूरत है, उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर मैंने सभी ड्राइवरों को इकट्ठा करने का एक मन बना लिया। तो जब आपने ये किया, इतना बड़ा डिसीजन है ये, ठीक है, आपके लिए भी और सबके लिए भी जिनको आपने इकट्ठा किया, तो उनके साइड से आपको क्या क्या क्वेश्चंस आए इस पे? देखिए उनके साइड से तो वो लोग नोटिस कर रहे थे कि एक्चुअली ये जो स्ट्राइक हो रहा है, ये जो उनके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं, तो एक्चुअली इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। मेरा एक फ्रेंड था नई मुंबई का, वो भी हमारे साथ में था, उसकी भी एक यूनियन थी, मेरी भी एक यूनियन थी। तो हम लोग सब मिला के काम कर रहे थे अच्छे से पूरा। तो फिर मैंने सभी लोगों को इकट्ठा करने का मन बना लिया, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून आ गया था। अब जुनून इस चीज़ का आ गया था कि भाई कैसे लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ऊपर वाले सुन नहीं रहे हैं। ऊपर वालों को बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार उनके साथ हम ऑफिस में जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मेरे भाई हमारे ड्राइवर्स के लिए कुछ करो आप, लेकिन वो नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें। इसलिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि हम कुछ करते हैं। तो मतलब इस पे आपको काफी क्वेश्चंस आए होंगे, मुझे लगता है डेफिनेटली आए थे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टैंड है एक ओला उबेर के अगेंस्ट कुछ बोलना। जरूर, वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अगेंस्ट जाना मतलब किसी मिडिल क्लास या किसी ड्राइवर की बस की बात नहीं है। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मतलब हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पूरा ट्रेंड ही नया था। आप समझिए, उनके पीछे बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनके पीछे बड़े बड़े लोग थे। तो एक ड्राइवर क्या कर सकता है उनका, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, उनके ऑफिस में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जब नहीं सुने, तो फिर मैंने अपने दिमाग में एक चीज ठानी कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से हम एक कंपनी बनाएंगे और स्टैंड करके ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फंडिंग कहाँ से आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐप कहाँ से आए,
और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सब आइडिया बनाया कैसे जाए, क्योंकि मैं अकेला आदमी, मैंने ना कभी टेक्नोलॉजी में मैंने काम नहीं किया, ना मैंने कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई करी है, और ना ही मैं कोई ऐप डेवलपर हूँ, ना ही मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। तो फिर मैं कैसे करूँ ये सब सारा काम? फिर मैं उसी बीच में ये हुआ कि मेरी जो गाड़ी चल रही थी टाटा मांजा, क्योंकि वो मेरी बहुत लकी गाड़ी थी, मेरी लाइफ की पहली गाड़ी थी, और उसके लिए मैं इतना नर्वस हुआ था। कैसे कि जब भी बैंक वाले, क्योंकि इतना स्ट्राइक करने के बाद, इतना लड़ाई करने के बाद लोगों के पास कमाने का टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं कहीं जाके गाड़ी चलाऊं या फिर ड्राइवरों का वेलफेयर करूं, मैंने ये चीज देखा है। लोगों को लगता है कि लोगों का भलाई करना बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत चीज कुर्बान करना पड़ता है, और वो चीज को लोग समझते नहीं है। मैं जब गाड़ी नहीं चला पाता था, मेरे 3-3 4-4 ईएमआई बाउंस हो गए। गाड़ी मेरी घोड़बंदर रोड पे पकड़ लिया टाटा कैपिटल्स वालों ने, और मुझे वहां से पैदल छोड़ दिया घर पे आने के लिए। ओ बाप रे। और मैं पैदल आया एक्चुअली। टोटल 1.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता मैं पैदल तय किया, और आया घर पे। काफी नर्वस हुआ, लेकिन मेरे अंदर ये चीज था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। जाने दो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले ने चाहा तो मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। लेकिन आप एक चीज सोचो कि आपका परिवार रोड पे है, आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, ओला से ब्लॉक हो गई, उबर से ब्लॉक हो गई, आप 10 रुपया कमा नहीं सकते हैं। किसके लिए? आपने ड्राइवर वेलफेयर के लिए काम शुरू किया इसलिए, और आप आज रोड पे आ गए हैं। कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। उल्टा जो दूसरे कंपनियों के एजेंट है वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई आप बहुत बड़े नेता बन रहे थे, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज देखो आपकी क्या हालत है। तो इस पे आपके साथ जो ड्राइवर्स आपने जमा किए थे वो लोग आपके साथ थे या फिर उन्होंने बैकआउट कर दिया फिर? नहीं, जो हमारे साथ थे वो तो, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हर एक चीज में कहीं ना कहीं दूसरे के एजेंट होते हैं, जिनको हम लोग जानते थे कि ये तो उनके एजेंट है, क्योंकि उनको वहां से अच्छी खासी चीजें मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, अच्छा उनको फेयर्स मिल रहा है, इंसेंटिव्स उनको अच्छे जा रहे हैं। तो वो क्यों हमारे साथ रहेंगे? हमारे साथ तो वो लोग होते थे जिनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही है, जो 12 घंटा से 14 घंटा मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोग थे ना हमारे पास। इसलिए तो हम डेली का डेली मीटिंग करते थे, कभी थाना में, कभी पवई में, कभी बीकेसी में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, कभी गोरेगांव में। हर जगह पे हमारी मीटिंग्स, ड्राइवरों को इकट्ठा करना, ड्राइवरों की यूनिटी बनाना, यही हमारा काम था। तो आपने कहा था बीच में कि आपने मोर्चा भी किया था, ठीक है? तो हाँ, वो तो बहुत बड़ा टास्क है जहाँ पर पुलिस इन्वॉल्वमेंट्स भी होती है, सब होती है, तो वो वाला आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत ही, अब समझिए कि मोर्चा तो हमने किया, बहुत जो रेगुलर पार्टियां थी उनके साथ मिल के, क्योंकि एक डर था, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमारी छोटी यूनियन है, बड़ी कंपनियां है, और कुछ उन्होंने हमारे ऊपर एक्शन लिया तो हम जिंदगी भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या स्टैंड लिया कि हम किसी बड़े बैनर के नीचे जाएंगे। और बड़ा बैनर उस समय पे राज साहेब ठाकरे का ही था, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। उस समय उसको लीड कर रहे थे नितिन नांदगांवकर साहब। तो उस समय हम सबकी गिरफ्तारी हुई थी। नांदगांवकर साहब के साथ में 16 लोग उधर गिरफ्तार हुए थे। बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, गाड़ियों को रोकने और इसके चक्कर में। 24 घंटा अंदर रहा, उसके बाद फिर सोर्स लगा के इधर उधर से मैं बाहर आया। एक्चुअली केस नहीं फाइल हुआ मेरे ऊपर, रिक्वेस्ट करके उन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन उस 24 घंटे में मैंने ऐसा मतलब दिमाग में प्रण बना लिया कि अब तो मतलब कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, एक कंपनी तो बनानी है। क्योंकि अब दिल पे चोट लग गई थी मेरे, और दिमाग पे भी। आपने देखा होगा मेरा स्टेटस, डोंट हर्ट माई ईगो, हर जगह मेरा यही स्टेटस होता है। क्योंकि देखो, इंसान को आप तभी तक छेड़ो जब तक वो बर्दाश्त कर ले। अगर उसकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई ना, तो फिर वो बहुत बड़ा काम कर सकता है आपके अगेंस्ट। ये इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक चीज, एक खूबी है, बस लोगों को उसको जगाने की जरूरत है। अगर जगा दिया उस चीज को, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई कायनात में कोई रोक नहीं सकता है। इतनी ताकत है इंसान के अंदर। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने बोला कि आप काफी लोगों के पास गए, इन्वेस्टर्स देख रहे थे तभी, तो तभी फर्स्ट किसने था जिसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आपको? देखिए, अब इन्वेस्टर्स तो जाने का तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि हम लोग एक प्लान बनाए कि यार ये लोग 20% 25% काट रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लेके आते जिसमें ड्राइवरों को कमीशन ना लगे,
और कुछ ये ना लगे। तो फिर एप्लीकेशन की ज़रूरत थी। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि यार एप्लीकेशन लाए कहाँ से? फिर मैं बहुत सारे लोगों से बात करने लगा। तो फिर मैं रेंट पे गाड़ी लिया था, एक दूसरे से रेंट पे लिया था, उसको मैं रोज़ का 500-600 रुपए देता था। इवन 50-50 का सिस्टम चलता था। तो मैं जब मेरे पास खाली टाइम होता था तो मैं रात में गाड़ी चलाता था और दिन में लोगों से मीटिंग करता था। तो सोने के लिए 2-4 घंटा मुझे मिल जाता था। बाकी मैं ऐसा, क्योंकि मुझे एक जुनून हो गया था, मुझे कंपनी बनाना है। तो गाड़ी चलाते वक़्त जब मैं लोगों से बात करता था कि बॉस, जो मेरे पीछे बैठते थे, जो टाई कोट वाले लोग होते थे, उन लोगों से मैं बात करता था कि बॉस मुझे एक कंपनी बनानी है, कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या आप? तो कुछ लोग तो देखो हँस देते थे। बोलते थे यार आप गाड़ी चलाओ, कहाँ ये झमेले में पड़ रहे हो, बहुत पैसा लगता है इसमें और बहुत पैसा जलाना भी पड़ता है इसमें। और सही बात है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, आज मतलब पैसे के ऊपर ही सब कुछ है। लेकिन उस टाइम फिर मैं उनकी बातें, जो लोग थोड़ा-सा गलत बोलते थे, मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता था। फिर एक मैडम थी मीडिया से, उन्होंने बोला कि भई आपका जो अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आप पीपीटी बनाओ। तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि वो पीपीटी क्या होता है। फिर कैसे फिर मैं किया? गूगल पे गया। ओके। गूगल पे जाने के बाद मैंने सर्च की भाई फुल फॉर्म ऑफ द पीपीटी क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई ये प्रेजेंटेशन का एक सिस्टम है और प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो अब प्रेजेंटेशन मैं कैसे बनाऊँ? तो फिर मैं सोचा कि कुछ करते हैं, कैसा दिमाग लगाने लगा इधर-उधर, कहाँ से कैसे पीपीटी बनेगा। फिर मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे उस पे देखा कि भाई पीपीटी कैसा बनाते हैं। तो उसमें मुझे 2-4 एग्ज़ाम्पल्स आए, अच्छा हुआ यूट्यूब ने सब दिखाया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें इंग्लिश लिखना था हुँ, और वो मेरे को ज़्यादा उस टाइम पे इंग्लिश नहीं आती थी। हुँ, अभी तो मैं फिलहाल अच्छी खासी बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, हुँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो अब मैं बोला कि अब क्या करूँ? तो फिर मेरे पास एक टैबलेट था, हुँ, सैमसंग का छोटा-सा। हुँ, मैं उसके अंदर फिर गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया और फिर मेरी जो भावनाएँ थी, जो हिंदी था, फिर वो मैं देख के कैसे पीपीटी में इमेज कैसे डाला जाता है, ये डाला जाता है, वो डाला जाता है। हुँ, कम से कम 20 बार मैंने उस पीपीटी को बनाई। अब बनाने के बाद फिर मेरा दूसरा स्टेप क्या था कि जो मेरी गाड़ी में बैठते थे, उनको मैं राइड पे ₹50 डिस्काउंट देता था, जो मेरी पीपीटी पढ़ते थे। वाह! मैं उनको सामने से बोलता था, "सर, मैडम मैं आपको ₹50 की डिस्काउंट दूँगा इस राइड पे। जब तक आपकी जर्नी खत्म होगी तब तक आप मुझे ये पीपीटी पढ़ के बताओ इसमें गलती कहाँ पे है।" हुँ, अब बहुत सारे लोग पढ़ते थे क्योंकि उनको ₹50 का डिस्काउंट मिलता था। तो ऐसा करते-करते मैंने एक समझो पीपीटी तो बना दी। अब वो पीपीटी मैं लेके जाऊँ किसके पास? तो हुँ, फिर वही सिचुएशन था। उसी बीच में मुझे एक आइडिया एप्लीकेशन दिखाई दिया कि श्रीलंका में एक एप्लीकेशन है जो हुँ, मीटर पे, उसपे आप सिर्फ मीटर उसमें डाल के आप चला सकते हैं। तो मैं ड्राइवरों को सब राय लिया, एक मीटिंग ली, पूरी ली कि क्या भाई ये चल सकता है क्या? हुँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसको कोई भी डाउनलोड करके और उसके ब्रांचेस बना सकता था। तो उसमें एक हमारी जो मोनोपोली है वो नहीं दिख पाती थी कि जैसे आपका ही सिस्टम चले और सब आपकी गाड़ियाँ दिखे, वैसा नहीं था। हुँ, हमने उनको मेल भी किया हुँ, कि भैया आप जो है इतना सपोर्ट कर सकते हैं क्या कि हमारे इंडिया के लिए आप सिर्फ़ एक दे दो हमको, एक अलग कलर, गाड़ी की कलर दे दो, जो मतलब कोई सर्च करे तो हमारी गाड़ी अलग कलर में दिखाई दे। हुँ, उन्होंने बोला नहीं ये पब्लिक एप्लीकेशन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे एक नेट पे दिखा कि बेलारूस में एक मिस्टी करके शहर है, हुँ, वहाँ का वो लोग कुछ रेंट पे एप्लीकेशन देते हैं। तो हुँ, रेंट पे फिर मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राइवरों से हमने बात किया, वो लोग बोले ठीक है हम 1000-1500 रुपया महीने का रेंट दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, अब वहीं से मैं सीखना चालू किया धीरे-धीरे। अब उन्होंने एप्लीकेशन दिया, मेरे साथ 2-4 मेरे अच्छे दोस्त थे। हम लोग रात-रात को उस एप्लीकेशन के पूरे फंक्शन सीखते थे। कैसे-कैसे फंक्शन बनाया गया है, कैसे फंक्शन वर्क करता है और जब उसको बात करना होता था, तो बस एक चीज़ था कि वो इंग्लिश में बोलते थे, हम हिंदी में बोलते थे, तो वही गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर के बात करते थे। अच्छा, उसने भी देखा मेरा प्रोफ़ाइल, अब उसने बोला कि भाई आपके पास कैपेसिटी कितना है, कितने लोग हैं? तो मैं उनको सारे ग्रुप की फ़ोटो भेजता था कि देखो हुँ, भाई हमारे इतने लोग हैं, ऐसे लोग हैं, जहाँ-जहाँ मीटिंग्स होती थी, तो उनको जाके ट्रस्ट आया हुँ, कि चलो भाई ये लोग कुछ करेंगे, 1 महीने, 2 महीना कुछ करेंगे। हुँ, उसी बीच में मैं एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन वो हमें मिले गाड़ी में, उनको मैं लेके जा रहा था हुँ, अंधेरी टू
मीरा रोड ड्रॉप करने के लिए। तो वो कुछ 60-70 ईयर्स ओल्ड थे। तो मैं उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो वो बोले कि यार देखो मेरा लड़का भी इसी फील्ड में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हम्म, और वो चाहेगा तो आपका कुछ हेल्प कर सकता है। मैं बोला कि सर मुझे एप्लीकेशन तो मिल गया है, हम्म, वो उसमें ऐसा मंथली समथिंग इतना देना है और ड्राइवर्स ये करेंगे, हम्म, मुझे मार्केटिंग वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोले ठीक है मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको एक दोस्त से मिलाता हूँ। तो उन्होंने फिर मिस्टर प्रकाश जी से मुझे मिलाया। मिस्टर प्रकाश जी कौन? वो जो मेरे पहले फंडिंग करने वाले हम्म, जो थे का, हम्म, उनको मैं काका बोलता था। और वो 85 प्लस थे, और उनका कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे फिलहाल वो अकेले ही थे। और बहुत दयालु किस्म के आदमी थे। वो भी बोले कि बेटा देख मेरी लाइफ की लास्ट सिचुएशन चल रही है, अगर तुझे ट्राई करना है तो तू कर ले, कोई इशू नहीं है। मैं तो उनसे मांगने गया था सिर्फ 5 लाख, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया 3 करोड़ से ज्यादा। ओह वाह। ऐसा, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अब धीरे धीरे आप समझिए सीओ कैब का जन्म हो गया। सीईओ कैब्स नाम कैसे पड़ा? देखिए ये चीज ना, पहले मैं सोचा था कि कुछ अच्छा नाम रखूं। अब बाहुबली कैब्स ये सोचा, तो बाहुबली कैब्स बोले कि यार कोई बैठेगा नहीं। हम्म, ड्राइवरों ने जो मुझे हाँ बाहुबली नाम दिया था। हाँ, वो नाम कैसे पड़ा मुझे पहले वो पूछना था, उसके बाद हम सीईओ कैब्स पे आते हैं। तो देखो बाहुबली ये नाम बहुत कैसे? इंटरेस्टिंग जर्नी है कि जब जब मुझे जेल में डाल दिए, तो जेल में से जब मैं बाहर आया, तो बहुत सारे लोग ये हमारे ड्राइवरों के बाहुबली, ऐसा मतलब बाहुबली बाहुबली बोलने लगे। फिर पहले तो कुछ लोगों ने मजाक में बाहुबली बाहुबली बोला, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे सब जगह पे बाहुबली नाम ही पड़ गया। तो अब तब से मतलब अब एक मेरा टाइटल ही हो गया बाहुबली दुर्गेश तिवारी, और इसी नाम को लेके मैं आगे जा रहा हूँ। और ये नाम मुझे हमेशा एक चीज याद दिलाता है, मेरा स्ट्रगल, और मैं ड्राइवर्स के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, या उनके लिए कितना अच्छा उनकी लाइफ के लिए काम कर सकता हूँ, वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। जब भी ये नाम आता है या जब भी कोई बाहुबली बोलता है, तभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक होती है कि ये जो नाम है ये मुझे कुछ काम करने के लिए मिला है, और मैं जरूर अपने लाइफ में ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। ओह वाओ। ऐसा। तो अब सीईओ कैब्स। हाँ, तो सीईओ कैब्स ऐसा हुआ कि हमने बहुत नाम सोचे। कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जैसे आप कोई चीज सोचते हैं और कहीं किसी को आप बता देते हैं, तो वो चीज कोई यूज कर यूज कर लेता है। लेते हैं। हमने बहुत नाम सोचे, हमने सारथी कैब सोचे, वो भी देखा तो हमने कुछ दिन बाद किसी ने यूज कर लिया। फिर हमने ड्रोन कैब नाम सोचा, वो भी देखा तो किसी ने यूज कर लिया। खैर कोई चला नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने ये चीज सोची दिमाग में। मुझे उसी समय एक मेरे सीए दोस्त मिली, स्ट्रगल लाइफ में ही गाड़ी में ही जा रही थी। सोचिए मेरी सारी जर्नी गाड़ी से ही पूरी कंप्लीट हुई है। मुझे फाइनेंसर गाड़ी में से ही मिला, मुझे सीए का टीम गाड़ी में से ही मिला, और एडवोकेट्स की टीम भी गाड़ी में से ही मिली। सारी चीजें मतलब ट्रैवलिंग। साइन था आपके लिए वो। यस यस। जो भी, अब देखो आप बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज खोज रहे हो, तो वो है आपके आसपास, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए खोजने का वो चीज। हाँ। और मैं जब गाड़ी चलाता था, तो पहले मैं ना देखता था कि आजकल तो लोग क्या इतने बिजी रहते हैं, ड्राइवर से बात नहीं करते, लेकिन मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कार में बैठते हैं, तो आपका 2 घंटा 1 घंटा किसी को कुछ अगर हेल्प करने के लिए लग जाए, तो समझिए आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाए। क्योंकि कौन अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। आप किसी को, ड्राइवर को सिर्फ ड्राइवर की नजर से मत देखो, उसको आप बात करने का मौका दो, उसके साथ आप फ्रेंडली बिहेव करो। देखो वो ड्राइवर आपको आपकी जर्नी पर इतना अच्छे से लेके जाएगा, इतना अच्छे से लेके जाएगा कि आपकी यात्रा भी कट जाएगी और आपको फीलिंग भी नहीं आएगी, और दूसरा आपकी यात्रा भी यादगार हो जाएगी। और आपसे ही सीख के वो ड्राइवर अगर उसकी लाइफ में कुछ कर लिया, तो जैसे मैं आज नाम ले रहा हूं सबका, उस तरह वो भी कहीं ना कहीं नाम लेगा किसी का। ड्राइवर को सिर्फ ड्राइवर मत समझो, ड्राइवर के अंदर टैलेंट्स है, आप उसको मौका दो। आप बैठे हो, ठीक है, आपने टाई कोट पहना, आप कहीं कंपनी के मैनेजर हो, सीईओ ऑफिसर हो, बट हर एक आदमी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, आप भी अपनी कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब दोनों स्ट्रगल मिल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। राइट। और तो आपको, मतलब मैं वही चीज बोलता हूँ। तो तभी क्या हुआ कि मुझे सीए का एक, सीए की वो जो मैडम मिली थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखिए बाहुबली जी, आप अगर कोई भी नाम सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आइए।
दूसरे के पास मत जाइए, नहीं तो फिर आपके नाम ऐसे ही जाते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे, और नाम सोचना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे दिमाग में यही चीज घूम रहा था कि किसी भी सक्सेस कंपनी के नाम सिर्फ 3 वर्ड से होते हैं या 4 वर्ड से होते हैं। आज आप देख लो, मेरू का नाम 4 वर्ड, ओला का नाम 3 वर्ड, उबर का नाम 4 वर्ड, जियो का नाम 3 वर्ड, मोदी का नाम 4 वर्ड। ठीक है ना? तो ये 3 और 4 का जो आंकड़ा है ना, ये सक्सेस को काफी अट्रैक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैंने सोचे थे कि मैं 3 नंबर का ही कोई नाम खोजूंगा या 4 नंबर का नाम खोजूंगा। एक्चुअली बाहुबली वर्ड बहुत बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने ऐसे अचानक से, बहुत उस समय सीओ 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 सबके नाम चल रहे थे कि ये कंपनी के सीओ। तो मैं बोला यार, जब सीओ है तो हम लोग, मेरे दिमाग में अचानक से, मैं एक जगह पे जा रहा था और मुझे सडनली मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि सीओ नाम कैसा होगा बाहुबली। मैं बोला कि यार ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर मैं बोला इसका फुल फॉर्म निकालो भाई। हाँ, तो क्या है फुल कोई फॉर्म? अगर कल को पूछेगा सीओ का फुल फॉर्म क्या है तो कैसा बताएंगे? तो हम लोग डिक्शनरी लेके बैठ गए सब, सी के नाम से कितनी जो है कैब से रिलेटेड क्या चीजें मिलती है। आज पहले तो चैट जीपीटी थी नहीं, तो फिर हम लोगों ने डिक्शनरी निकाली और फिर मैं डिसाइड किया कि चलो भाई, इसका पहले हम लोगों ने नाम रखा था चीपर एक्सीलेंट ऑपरेटर। तो मेरी एक नासिक की सीए की बहुत बड़ी फर्म टीम है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर चीपर वर्ड इज नॉट करेक्ट वर्ड, प्लीज थोड़ा सा आप कुछ डिफरेंट सोचिए। तो फिर हमने जो है ये चीज सोचा कि इसको हम कोऑपरेटिव कर देते हैं। फिर हमने ये चीज रजिस्टर करी। आज सीओ कैप वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है, पूरे वर्ल्ड में सीओ कैप्स एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। हमने फिर उसको पूरे अच्छे तरीके से ट्रेडमार्क कराया। अब तो ट्रेडमार्क करा के भी हमको 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। 2018 में हमने कराया था स्टार्ट 2018 नवंबर में 11, उसका डेट भी है 11/11/2018, 11/11/18 उस डेट को हमने कराई थी। और सीओ कैप रजिस्टर करा लिया हमने, और करा के फिर हमने उसको सब वर्ड मार्क वगैरह करा के तब सीओ कैप का एक ये कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जर्नी स्टार्ट हो गई, फाइनेंसर्स मिल गए हमारे प्रकाश सर, और फिर हमने बूम कर दिया पूरा। तो 2018 में आपने ये स्टार्ट किया? 2019 मार्च में अच्छा, स्टार्ट किया। 19 मार्च 2018 में 20 में लॉकडाउन लग गया। अब 20 में लॉकडाउन लग गया है। वो फेस कैसा था? 2019 में ना देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारी गुजरात की एक टीम थी, उसने हमें एप्लीकेशन दिया, हमने वो एप्लीकेशन लिया उससे और चालू किया अपना जर्नी। चालू करने के टाइम पे देखो, मुझे कुछ नहीं पता था एक्चुअली, मैं बताऊं, मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से था नहीं, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था। प्रकाश सर 85 ईयर्स, उन्होंने तो बोला बेटा तुझे जो करना है तू कर, मैं तो रेस्ट वाला आदमी हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, तुझे जैसा करना है वैसा तू कर, पैसे की तू चिंता मत कर, तेरी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लाइफ में मैंने बहुत पैसा कमाया, तू चैरिटी टाइप का आदमी है, जितना जिसकी जितना मदद कर सकता है तू कर ले। उन्होंने ओपन हैंड दे दिया था मुझे। अब अकेला आदमी मैं, अब मेरे साथ कोई मेरी टीम भी नहीं थी कि जो मुझे अच्छे से गाइड करे। तो फिर मैं सोचा भाई मार्केटिंग करना है, तो फिर हमारे जो इस समय मीडिया के सबसे बड़े पार्टनर मुंबई के हैं, ग्लोबल मीडिया के, संजय जी से मुलाकात हुई हमारी और मीटिंग्स हुई। उन्होंने सारी मुंबई में होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिया। ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट। संजीव जी हमारे काफी मित्र हैं अच्छे। अभी आजकल तो देखो क्या, सभी लोग मित्र हो गए हैं, उस टाइम पे कोई नहीं था, उस टाइम पे तो हमें खोजना था। तो सारी चीजें हमारी हुई और 4 महीना 6 महीने का ये चल गया। एप्लीकेशंस में बहुत सारी चीजें थी जो हमें नहीं समझ में आती थी, हम लोग उनको बार बार बोल के चेंजेस करवाए, सब किया, और फिर सीओ कैप की जर्नी स्टार्ट हो गई। 6 महीने के अंदर हमने ऐसा काम किया कि कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि 47,000 ड्राइवर्स और 2 लाख कस्टमर्स ओनली 6 मंथ में। अब वहां से देखिए कि हमारे वजह से हमारे जो कंपटीटर्स है, कंपटीटर तो नहीं बोलूंगा, वो हमारे दोस्त हैं, ओला उबर वाले जो भी हैं, वो उन्होंने ही तो हमें लाइन दी है। एक्चुअली वो हमारे गुरु हैं, उनका तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कंपटीटर उनको कभी अपना मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबका टेस्ट अलग अलग है। लोग अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, लोग अलग अलग ब्रांड्स की चीजें यूज करते हैं। खैर सबके अलग अलग रास्ते, उसी तरह लोग अलग अलग ब्रांड्स के कैब यूज करेंगे, जिसकी जैसी सर्विस अच्छी होगी वैसा काम करेगा। तो मेरे कंपटीटर्स तो है नहीं, दोस्त है।
तो उस टाइम पे उन्होंने भी थोड़ा चेंज किया। जैसे अब ड्राइवर्स को मेनली उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था कि एक ही ट्रिप एक ड्राइवर्स को आना, हम्म। उन्हें प्राइस नहीं पता होना, ओह। कस्टमर को जाना कहाँ है वो नहीं पता होता था। हम्म। ये सारी चीजें हाइड होती थी। सिर्फ ट्रिप आई, पिकअप लोकेशन कितना दूर है वो आपको दिखता था, और आपको 100% वो ट्रिप उठा के पिकअप करके जाना। पिकअप उठाने के बाद पता चलता था बंदे को कि नहीं अभी आपको 60 किलोमीटर दूर जाना है। राइट, इसलिए शायद से बहुत बार कैब ड्राइवर्स पूछते थे कि क्या प्राइस दिखा रहा है। क्या प्राइस दिखा रहा है, आपको कहाँ जाना है। हाँ। ये यहां से जब हम लोग लेके आए, हम लोगों ने क्या किया, ड्राइवर्स को प्राइस दिखाया। हम लोगों ने ड्राइवर्स को फोर्स नहीं किया। हमने क्या बोला, आपको अगर ट्रिप उठाना है तो आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज इसको पास कर दो। दूसरे को जिसको पसंद आएगी वो उठाएगा। मतलब ये और सब एप्लीकेशन से पहले आपके एप्लीकेशन पे आई है यस, सब चीज? ये हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमने कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करी है जो दूसरे एप्लीकेशन वाले यूज कर रहे हैं, जिसको आज तक कुछ पता ही नहीं है। जैसे हमने सीओ कैब स्टार्ट किया तो हमने एक प्लानिंग करी थी कि हम जो भी हमारा कस्टमर डाउनलोड करेगा उसको हम 10,000 बोनस देंगे, और वो बोनस में से पर राइड के हिसाब से 50-50, 100-100 रुपया डिडक्ट होगा। ये ऑप्शन गो ने उठा लिया। आज वो किसी भी कस्टमर कोई उनको रजिस्टर करता है तो उनको बोनस देते हैं। अब समझिए, पहले कंपनी का नाम चोरी हुआ, फिर बाद में आइडिया चोरी हुआ, बाद में फिर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि भाई ड्राइवर्स को हम फोर्स नहीं करेंगे, हम ड्राइवर के फेवर में काम करेंगे। हमने रेट अच्छा दिया ड्राइवर्स को, और उनको आप लोग परसेंटेज नहीं चार्ज करते थे? नहीं नहीं, हम लोग परसेंटेज नहीं, मैंने तो पूरे साल फ्री दिया ड्राइवर्स को। हमारे पास कैसा है? हमारे पास इतनी फंडिंग्स थी, हम्म। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हमने फ्री दे दिया ड्राइवर्स को पूरा। तो ड्राइवर को भी देखे ना कि नहीं हम मन से धंधा कर सकते हैं, हम ट्रिप जब मन करेगा उठाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं उठाएंगे। तो वो फिर बहुत सारे ड्राइवर्स मुंबई, पूना, नासिक, इवन गुजरात, दिल्ली, इंदौर, मध्य प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, सारी जगहों पे हमारी ब्रांचेस फटाफट फटाफट ओपन हो गई। और सारी जगहों से ड्राइवरों का, यूनियन का, वैसे तो यूनियन से बहुत खास संबंध है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत फाइट किया। आज भी हमारे 400 लोग पूरे भारत में यूनिट वाइज काम करते हैं। सीओ कैब के पीछे बहुत बड़ी फोर्स है जो आज पूरे भारत में हर जगह से काम कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे थे कि हम फिर से कब स्टार्ट करें। अभी हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। 1 जनवरी 2025 को हमने रीलॉन्चिंग रखी, और उसके बाद से अब सारे हमारे जो यूनिट के लोग हैं पूरे भारत में हर जगह पे अपने अपने काम पे लग गए, क्योंकि उनको एक चीज चाहिए थी कि देखो हम लोग शो ऑफ नहीं करते, हम लोग ये नहीं दिखाते कि यार हम आपके लिए ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे से जुड़ता है वो तुरंत 5 मिनट में समझ जाता है कि नहीं भैया ये तो हमारे लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है। आज भी हम लोग कमीशन नहीं लेते, आज भी हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज 20 रुपीज रखा है, इससे ज्यादा हम चार्ज ही नहीं करते। सीओ कैब में बस एक ही लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं तो मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं मानता हूं ऐसा, और मैं करने की कोशिश भी करता हूं। तो आपका लॉकडाउन कैसा था? पहले मैं चैन्स वगैरह ये सब पहनता था, तो वो सब मैंने रख दिए, गिरवी रख दिए पूरे। बाद में छुड़ाए मैंने, जब भी कपिल सर आए हमारे सर्कल में, फिर मुझसे मैं जब पूरा मैं जीरो हो गया 2 साल में, फिर मेरे पास कुछ नहीं था। जितना मैंने बनाया, जितना सब कुछ किया, एक नाम के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेरे एप्लीकेशन को भी क्रैश कर डाले थे पूरा। जब भी मैं कंपनी चला रहा था तो उस टाइम पे एक चीज आप सोचो कि एक मिडिल क्लास का बंदा इतने बड़े लेवल पे जाके कैसे काम कर सकता है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग अलग अलग तरीके से आके मिल के आपसे सवाल पूछते थे कि आगे आप क्या करने वाले हो, कितने राइड्स हैं, कितने ड्राइवर्स हैं, आगे आपका प्लान क्या है। कभी कोई मार्केटिंग के भेस में आता है, कभी कोई फाइनेंस देने के सामने से कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ वैसे भेस में आता है, कभी कोई आपका टेक्नोलॉजी का पार्टनर बन के आता है। ऐसे लोग आते हैं, जब आप कोई चीज करना जानते हो तो आपके फील्ड में ऐसे ऐसे लोग आते हैं आपको गिराने के लिए। और उस समय मैं एकदम दिल का साफ आदमी, मैंने किसी को ये नहीं देखा कि यार ये मेरे साथ जुड़ के और मेरा ही पूरा गेम खत्म कर देंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा कभी। लेकिन मैं सबको हर एक चीज बताता गया। मेरे पास एक दूसरे से मिलने को टाइम नहीं था, एक जो लोग जाते थे दूसरे लोग आते थे, कंटिन्यूस मीटिंग चलती थी हमारी। और मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग कहाँ के सिखाए हुए लोग हैं जो मेरी पूरी कुंडली निकालना चाहते हैं। आप समझिए, कई सारी मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, जो कंपनियां छोटा छोटा फाइनेंस करती है
वो फाइनेंस के डायरेक्टर लोग आके मेरी कुंडली निकालने की सोच रहे थे। वो तो मैंने जब लॉकडाउन में रियलाइज किया कि कहाँ पे मैं डाउन हुआ, कैसे मेरा एप्लीकेशन क्रैश हुआ, कैसे मेरे अकाउंट्स हैक हुए, कैसे मेरे गूगल बिल का की चोरी हुआ। क्योंकि जब मैं ऑपरेशन चला रहा था तो मेरा गूगल का बिल 1.5 लाख रुपए था, लेकिन सडनली मैंने देखा कि एक टाइम पे मेरा गूगल का बिल 15 लाख 20 लाख हो गया। पूरा मेरे सिस्टम में लोग घुस गए कि मतलब इस बंदे को टोटली क्रैश कर देना, क्योंकि मेरा एक ही चीज था कि मैं अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचूंगा। और लोगों ने बहुत प्रकार से मुझे कोशिश किया कि ये जिस तरीके से आगे जा रहा है कल हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, क्योंकि 6 महीने के अंदर 47,000 ड्राइवर और 2 लाख कस्टमर के साथ लेके 30,000 पर डे ट्रिप पूरा करना कोई खाने का काम नहीं था। बहुत पॉजिटिव और बहुत लोगों को लेके काम करना पड़ता था। उसके बाद फिर जीरो हो गया मैं, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं सिवाय ब्रांड के। फिर मैं टैक्सी चलाना शुरू किया, क्योंकि अच्छा, मैं एक दिमाग में सोचा था कि अब मुझे मेरी जर्नी फिर से चालू करनी पड़ेगी, और मैंने फिर से टैक्सी चलाना शुरू किया। फिर मुझे उसी टैक्सी में मुझे मिल गए मेरे कपिल सर, और कपिल सर से बात हुई। फिर मैंने उनसे भी बोला कि देखिए मुझे सिर्फ 5 लाख दीजिए, ऑलरेडी मुझे सब चीज का तजुर्बा है, मेरा ब्रांड अभी भी मार्केट में लाइव है, सब कुछ है, 5 लाख दीजिए, मैं एप्लीकेशन खड़ा करूंगा। जबकि उनको पता था, एक्चुअली वो रियल एस्टेट के व्यापारी है, उनको पता था कि 5 लाख में नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ब्रांड पे पैसा लगाया। और फिर हमने ऐप बनाना शुरू किया। 1.5 करोड़ रुपए हमने, 5 लाख की जगह पे 1.5 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए एप्लीकेशन बनाने में। फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन हमने 2022 से लेके 2023 2024 टोटल 2 साल तक हमने पूरे एप्लीकेशन बनाए। 2 साल लग गए हमको। एक चीज था, मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूं, जो चीज है स्क्रैच से मैं बनाता हूं। मैं टेक्निकल हूं नहीं हूं एक अलग की बात, बट मेरे पास जो नॉलेज है टैक्सी फील्ड का, वो मैं मानता हूं कि मेरे लिए एनफ है। हर एक चीज, हर एक बटन, ड्राइवर की मेंटेलिटी, उसको कब क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, वो सारी चीज मेरे दिमाग में कंप्यूटर की तरह फिट है। और मैं स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाने का शुरू किया। 3 एप्लीकेशन हमने बनाए, इन हाउस टीम रखी, बना के 1.5 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। बनाने के बाद हमारा आइडिया तो पक्का था, बट बनाने के बाद जब टेस्टिंग हो रही थी, लोडिंग हो रही थी, उस पर लोड टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, तो फिर हम कई बार फेल हुए। फिर भी हम, जो हमारे इंजीनियर थे, उनको हम बोलते थे कि नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, टेंशन मत लो, हमें पता है हम। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक दूसरी बोलेरो गाड़ी थी, उसमें टेक्निकल टीम को बिठा के, क्योंकि जो वो चीज ऑफिस में नहीं समझ पा रहे थे, उनको बोलेरो के अंदर बिठा के हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घुमाते थे कि आप देखो सिस्टम पे, आप कहाँ पे ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे, क्योंकि जो चीज आप समझोगे वो हम नहीं समझेंगे। हम आपको आइडिया दे सकते हैं कि स्क्रैचिंग दे सकते हैं सब, तो वो जाके फिर वो पूरा समझे, समझने के बाद फिर हमने प्रोडक्ट बनाया। आज मैं बहुत सारे लोगों को इस चीज के लिए आगाह करना चाहूंगा कि कोई भी आपको, अगर आप टैक्सी फील्ड में आना चाहते हो, आपका वेलकम है, लेकिन कोई भी आपको बोले कि नहीं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लो, आप कभी मत लेना, बिकॉज ये ट्रैप है। आपका पैसा डूबेगा, आपकी मेहनत डूबेगी, और आपका काम भी नहीं होगा। ये पूरी पूरी तरीके से एक ट्रैप है वो। क्योंकि अगर जो भी लोग आते हैं, आज हम मेरे सामने 20 से 25 कंपनियां फेल हो गई क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन ही नहीं था, और वो बाहर से ही एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, क्लोन ऐप लेके आ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं। टोटली ट्रैप है ये। इसलिए हम लोगों ने खुद की इन हाउस टीम लगा के आज सीओ कैब को एकदम परफेक्ट बना के आज सीओ कैब मार्केट में फिर से खड़ा कर दिया, और बहुत बड़े लेवल पे ये साल 2025 हमारा फिर से बहुत बड़े लेवल पे सीओ कैब जाएगी। और मुझे जहां तक अंदाजा है कि जहां जितनी हमारी ब्रांचेस थी, हम उनको फिर से रीएक्टिवेट कर देंगे पूरा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वापस स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे जानना है और हम सबको जानना है कि सीईओ कैब्स और सब मतलब और सब जो सर्विसेज देता है कैब्स, उससे अलग कैसे है? देखिए, सीईओ कैब सबसे पहले तो ड्राइवर वेलफेयर कंपनी है। हमारा मोटो यही होता है, जो बंदा दिन भर रोड में ट्रैफिक में काम करता है वो पहले खुश रहे, क्योंकि वो खुश रहेगा तो मेरे कस्टमर खुश रहेंगे। इस चीज को लोग
ज़्यादातर कंपनियां कस्टमर पे फोकस करती हैं, हम लोग ड्राइवर पे फोकस करते हैं। हमारे रेट काफ़ी रिजनेबल है, हम सरचार्ज नहीं लेते, पिक चार्ज नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट चार्ज नहीं करते। सेकेंडली ड्राइवर्स को हम कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। 20 रुपये हमारा प्लेटफॉर्म चार्ज है। आज लोगों की नीड है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कैब मिल जाए, अच्छी कैब मिल जाए। बाकी की कंपनियां बल्क में गाड़ियां ऑपरेट कर रही हैं, जिससे सबसे बड़ा जो है नुकसान उनको हो रहा है। कारण क्योंकि बल्क में और ड्राइवर्स को ऑपरेट करना सबसे बड़ा रिस्की काम है। आज जो भी कंपनियां बल्क में गाड़ियां ऑपरेट कर रही हैं, उनकी गाड़ियों में गांजा मिल रहे हैं, उनकी गाड़ियों में खाली शराब की बोतलें मिल रही हैं। ये कस्टमर की कंप्लेन है। ड्राइवर ड्रंक रहता है, ड्राइवर को रूट्स नहीं पता होते हैं, बाहर से बल्क में ड्राइवर्स आते हैं, इतना मतलब रिस्की होता है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हमें बल्क में गाड़ियां नहीं ऑपरेट करनी है। जो गाड़ी का ऑपरेटर है, जो चालक है, जो मालक है, जो खुद का मालिक है, वही हमारे साथ काम करेगा, ताकि वो गाड़ी को भी अच्छा मेंटेन रखे और खुद की जिम्मेदारी समझ के कस्टमर को भी सेफ रखे। ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही हमारी चीज है। और कंपटीशन में तो हम लोग जाते नहीं है, पहली बात, क्योंकि वो जो भी कंपनियां वो हमारे भाई है और हम उनसे लड़ने की ये चीज सोचते नहीं है। हम जितना उनसे लड़ने के लिए पैसा बर्न करेंगे, उतना हम की ड्राइवरों की लाइफ को बनाने में पैसा खर्च करेंगे, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। इसलिए हम टोटली अलग है उनसे। वाह। तो अभी जैसे आपने बात की कि आप लोग ओनर्स को ही ड्राइव कर यस यस यस, सिर्फ ओनर्स। तो अभी तक जो हमने फेस किया है, मतलब एज अ गर्ल इफ आई से कि जो भी मैं अगर बुक करती हूँ, अलग ऐप से बुक करती हूँ, तो वहां पर होता है कि जो नंबर लिखा हुआ रहता है उस पे, मतलब रिक्शा का नंबर या फिर कैब का नंबर जो रहता है, वो अलग कैब आ जाती है। ठीक है, वो नंबर की होती ही नहीं है, बट ड्राइवर वही फोन उठाता है। वही तो ये चीज का क्या है, मतलब ये सेफ्टी वाइज इट्स नॉट सेफ मुझे लगता है, क्योंकि वो आपका कहीं भी ट्रैक रहेगा ही नहीं, फिर नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुंबई तो एक्चुअली काफी सेफ सिटी है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। बट बाहर ये सब चीजें बहुत रिस्की हो जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि कंपनियां जो अभी अभी बाहर से आई हैं, विदेशी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट सारी विदेशी कंपनियां हैं। जिसकी भी आप नाम लो, सीओ कैब को छोड़ के जनरली आज जो भी कंपनियां चल रही हैं सब विदेशी हैं, और सबके अंदर विदेशी फंडिंग है। कोई भी इंडियन फंडिंग के साथ नहीं काम कर रहा है। बट सीओ कैब जो है वो टोटली इंडियन फंडिंग के साथ काम कर रही है, और विदेशी फंडिंग के साथ कभी नहीं काम करना। बिकॉज मेड फॉर इंडिया, मेक फॉर इंडिया और ड्राइव फॉर इंडिया। ठीक है, ये हमारा मोटो है। तो जो भी आज कंपनियां हैं, उनको खाली कैसा है, नंबर ऑफ ट्रिप बढ़ाना है। वो गाड़ी का ट्रैकिंग नहीं रखती है, कौन ड्राइवर कौन सी गाड़ी चला रहा है नहीं। तो मोस्टली आप देखोगे गाड़ी आप बुक करते हो XYZ, आ जाती है FYZ। तो ये अलग अलग चीजें वो ट्रैकिंग नहीं रखती है। और हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में अगर किसी भी कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दिया कि ये गाड़ी की जगह पे ये गाड़ी आई, वो गाड़ी को हम परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। इतना रिस्ट्रिक्शंस है हमारा। हम ड्राइवर्स को एक ही चीज बोलते हैं, आपके लिए हम 100% सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखो। क्योंकि हम आपके लिए जो काम करेंगे वो कोई नहीं करेगा। हम दिल से जुड़े हैं, हम व्यापार करने नहीं आए हैं। हम इंडिया को और मुंबई को और खूबसूरत बनाने के लिए आए। इसीलिए हमने मार्केट में हाथ दाखवा कैब थांबवा पॉलिसी लेके आई। क्योंकि फॉरेन में आपने देखा होगा, कहीं भी गाड़ी को हाथ दिखाओ गाड़ी रुक जाती है। आज हमारे मुंबई में इतनी मेट्रो चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गई, गर्दी कम हुई? आप लेडी से आपको कितना प्रॉब्लम होता होगा? गर्दी कम हुई? नहीं हुई ना। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 2 से 4 लोग मिल के कहीं पे भी जा सके एक साथ, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके, लाइक अ शेयरिंग कैब। शेयरिंग कैब आई थी इंडिया में, कुछ कंपनियों ने चालू किया था, बट उसका प्रॉब्लम ये था, एक को उधर छोड़ना है, एक को उधर छोड़ना है, एक को ऐसा छोड़ना है, एक को वैसा छोड़ना है। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, वो उसका लोकेशन अपडेट करो, उधर का लोकेशन अपडेट करो। किसी को बाजू में ही जाना है, लेकिन ड्राइवर पूरा ब्रिज घुमा के लेके आएगा तो उसको छोड़ेगा। बट हम लोग कैसा लाना चाहते हैं कि हाथ दाखवा कैब थांबवा। जैसे ही आपके पास गाड़ी दिखी, आप लोग 2 लोग हो, 3 लोग हो, गाड़ी में आप बैठ जाओ, ड्राइवर के पास मीटर सिस्टम है, ड्राइवर तुरंत मीटर चालू करेगा। और आपको अपना नंबर नहीं देना है तो भी चलेगा, ड्राइवर खुद का नंबर डाल के ट्रिप चालू कर सकता है। अगर आपको बिल रिक्वायर्ड है तो आप किसी कंपनी का नंबर बता दो, उस कंपनी के नंबर पे बिल चला जाएगा। अगर आपको नंबर नहीं देना है तो मत दीजिए, ड्राइवर अपना ही नंबर डालेगा, अपना आपका डेस्टिनेशन डालेगा, और जैसे जैसे जिसको छोड़ना है वैसे छोड़ के चला जाएगा।
उसको आपको न तो राइड लोकेशन अपडेट करना है, न तो कुछ अपडेट करना है। ओ वाओ। देखिए हम ये चाहते हैं, अगर आपकी मतलब किसी भी फैमिली का एक मेंबर सीओ कैब में रजिस्टर्ड है, तो उसके नंबर से आपकी पूरी फैमिली ड्राइव कर सकती है। कहीं भी जाना है, आपके डैड का नंबर है, नंबर बता दो, आपके डैड भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपकी राइड चल रही है। ओह। जैसे जिसका भी नंबर आप डालेंगे, उसको ट्रैकिंग तुरंत चालू हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ है। अभी शायद हम लड़कियाँ काफ़ी सेफ फ़ील करें। मैं एक बार खुद ट्राई करना चाहूँगी जरूर ये जरूर। चीज़। सीओ कैब इंडिया राइडर ऐप, बहुत लोग ओह कंफ्यूज हो वाह! जाते हैं, हाँ, बट ये हमारा नाम है एप्लीकेशन पे, सीईओ कैब्स इंडिया राइडर ऐप। हमने इंडिया इसलिए जोड़ा है कि हम टोटली भारतीय हैं। राइट। हम किसी भी फॉरेनर को अपनी कंपनी में एंट्री नहीं देंगे। हुँ, हम कहीं से भी विदेशी नहीं बनेंगे। हम अपने भारत के लिए काम करेंगे। पूरा भारत का पैसा भारत को रहेगा, और अपने देश की सेवा करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हुँ। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, और ड्राइवर्स जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको जीवन को एकदम सफल बनाना चाहता हूँ। नाइस, बहुत अच्छी थॉट है। आई होप कि ये बहुत सक्सेसफुल हो वापस से। तो मुझे एक चीज़ खाली पूछना है कि एक क्यूरियोसिटी है जानने की हम्म। कि 1 महीने में एक ड्राइवर कितना कमा सकता है? देखिए 2012 और 13 के जो सीन थे, उस समय ड्राइवर तो 60,000 70,000 सारे खर्चे कट करके बचा लेते थे। आज की कंडीशंस में ड्राइवर 15 से 20,000 बचा लेता है, क्योंकि कमीशंस इतने जा रहे हैं लोगों के, गाड़ियों के मेंटेनेंस इतने महंगे हो गए, फ्यूल्स इतने महंगे हो गए, पेट्रोल सीएनजी महंगे हो गए, सब कुछ। तो इसलिए उतना ज़्यादा बचता नहीं है। एक नंबर आपको दिखता है कि नहीं महीने का, जैसे पहले हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनियां जो थी, वो गवर्नमेंट्स को नंबर दिखाती थी कि देखिए हम इतने लोगों को इतना इतने पैसे का रोजगार दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस नहीं दिखाती थी कि एक्सपेंस कितना है। आज हर गाड़ी का पार्ट महंगा है, गाड़ी महंगी है, लोन महंगा है, घर घर का किराया महंगा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है, फिर भी आज गाड़ियां 8 रुपया 9 रुपया किलोमीटर पे लोग चला रहे। आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 लाख की गाड़ी को 80 रुपए का भाड़ा आता है। कैसे करेंगे लोग? आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको उससे फर्क नहीं होता है, क्योंकि 80 रुपए में भी वो 30 टका कमाएंगी। लेकिन जो ड्राइवर है बेचारा, वो कैसे सरवाइव करेगा? 80 रुपए के लिए उसको 2 किलोमीटर दूर जाना है पिकअप करने, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर ड्रॉप करना है। कैसे होगा बताइए? इतना 4 किलोमीटर की ट्रैफिक, उसको क्या बचेगा? ये सब चीज हम लोग सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। आज हमारे सिस्टम से अगर ड्राइवर हमारे पास काम करता है, या आज हमारे आरटीओ के रेट से, जो मुंबई के आरटीओ के रेट से काम करेगा, तो डेफिनेटली 50-60 हजार के प्लस जाएगा, अगर रेट्स उसके बढ़ेंगे तो। आरटीओ ने 25 रुपीज 25 रुपया यहाँ पे अनाउंस किया है। अगर उस रेट से कमाया तो वही बिजनेस जहां पे वो आज 2,000 का धंधा कर रहा है, 2500 का धंधा कर रहा है, वहां पे वो 4 से 5,000 का धंधा करेगा। अगर 1.5 लाख कमाएगा तो उसको जाके 50-60 हजार काट के फिर वो समथिंग कुछ तो बचेगा। गाड़ी का ईएमआई भी है उसके पास। ऐसी चीजें तो, अगर रेट्स बढ़े तो कमाएगा अच्छा, नहीं तो फिर आज सारे ड्राइवरों की हालत तो बहुत खराब है। कंपनियां नहीं सोच रही है उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा आप लोग ने जो प्लान किया है, काफ़ी अच्छा लगा बहुत सुन के कि हमारे सेफ्टी के लिए काफ़ी चीज़ें की हुई है। तो मुझे खाली और एक चीज़ है कि आपने कहा कि आप मीटर से भी हम कैब मतलब जा सकते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो सीईओ कैब है? जनरली हमारी सीओ कैब की सारी गाड़ियों पे व्हाइट कलर का स्टिकर होता है, सीईओ कैब्स, और नंबर्स लिखे होते हैं, और छोटे से स्टिकर्स होते हैं आगे जो हाथ दाखवा कैब थामवा का। देखिए ये महाराष्ट्र है, मराठी में हमने पूरा लिखा है। महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है ये, हम लोग महाराष्ट्र से पैदा हुए। तो ये चीज हाथ दाखवा कैब थामवा और इंस्टेंट बुकिंग बाय सीओ कैब्स, आगे स्टिकर भी मिल जाएगा, पीछे ये सीओ कैब का स्टिकर भी लगा रहता है। ओके, गॉट इट। तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने, बोलता है ना कि आपने सोच लिया था कि आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो जैसे आपने कहा बाहर वाले बोल रहे थे ये सब तो क्यों सोच रहा है करके, तो वैसा फैमिली का क्या रिएक्शन था? और अब जब आपने कर दिया है तो क्या मतलब रिएक्शन? देखिए पहले तो हमारे पिताजी काफी गुस्से में थे। वो बोले कि यार तेरे को पढ़ाया लिखाया, एग्जाम्पल देते थे, वो फलाने का लड़का जो है, शर्मा जी का बेटा। हाँ समथिंग ऐसे, हाँ। वो फलाने का लड़का देखो इंजीनियर बन गया, उसको 60,000 सैलरी आ रही है, उसको 50,000 सैलरी आ रही है। तो मैं कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कहीं पे भी ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनता हूँ, कि ऑब्जर्व करता हूँ ज्यादा।
मेरी माँ तो हमेशा कोऑपरेटिव रही, मेरी वाइफ काफ़ी कोऑपरेटिव रही बिकॉज़ कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरी गाड़ी चली गई थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास सिर्फ़ ₹1 बचा था। उसी टाइम पे प्रकाश सर का फ़ोन आया, बोले कि आ जाओ बाहुबली अर्जेंट मीटिंग करनी है। अब मैं कैसा गया रहूँगा? मैं विदाउट टिकट गया ट्रेन में भाग-भाग के, कांदीवली तक मैं पैदल गया, मैं वो रहता था उधर तभी। वहाँ से मैं विले पार्ले गया, उनका ऑफ़िस था वहाँ पे, विदाउट ट्रेन गया मैं। डर था कि कोई पकड़ नहीं ले, क्योंकि फिर जैसे मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने मतलब उनके चेहरे पे स्माइल देख के मेरे अंदर लगा कि लगता है बाहुबली कुछ हो गया, मतलब काम तो हो गया ऐसा। वो बोले कि बेटा हो गया, एक काम करो तुम एग्रीमेंट की तैयारी करो, अभी तुमको स्टार्टिंग में कितना पैसा चाहिए? मैं बोला सर स्टार्टिंग में तो कम से कम 5 लाख। वो मेरा आंकड़ा ही 5 लाख ऐसा है ना कि हाँ, कि मेरी जो जहाँ भी स्टार्टिंग होती है मैं 5 लाख से ही करता हूँ। ठीक है? तो 5 लाख तो बोले कि ठीक है। उन्होंने तुरंत 5 लाख का चेक साइन करके दिया और बोले काम एकदम फुल प्रोग्रेस में चालू करो। किसी प्रकार का टेंशन मत लेना, बहुत पैसा है। जितना काम कर सकते हो करो, टेंशन नहीं है। हम्म, उनको वो एक चीज़ था कि उन्होंने वो रियल एस्टेट के बिज़नेस थे, आज कपिल सर भी हमारे रियल एस्टेट के बिज़नेस हैं। ये रियल एस्टेट वाले लोग जो है ना, कैसे भी हो लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये लोगों को कोऑपरेटिव, बहुत लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। हम्म, उस तरीके से तो हमारे माता-पिता जी काफ़ी ये नहीं हुए, लेकिन उनको ऐसा दिल में था कि यार बंदा कुछ क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक ज़िम्मेदारी भी थी परिवार की। मेरी वाइफ़ थी, मेरे बच्चे हैं कि कैसे घर चलाया जाए। लेकिन फिर भी मैं टैक्सी चला-चला के अपना घर चलाता था। जब भी मेरा चालू हो गया था बिज़नेस, तभी तो मुझे टेंशन नहीं था। हम्म, 1 साल तक मेरे पास तो सारी व्यवस्था थी। इंडिबस गाड़ी मैंने उठा रखी थी, सब कर रहा था। लेकिन जब बंद हो गया तो वापस टेंशन आ गया। तो एक बार मैंने करके दिखाया था उनको, हम्म, तो 2 साल उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला। उनको ये था कि ये कुछ तो करेगा, फिर करेगा। हम्म, अभी फिर से कर लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं चलो बेटा तुमको जो पसंद आया तुम करो, हम्म, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मेरे माता-पिता जी कभी भी फ़ोर्स नहीं किए मुझे कि तुम ऐसा करो। खाली पिताजी का एक था, क्योंकि उनको एक दिल में ये था कि मैं घर का अकेला आदमी, बड़ा लड़का, कुछ तो इंजीनियर का फ़ील्ड में जाऊँ, नेवी के फ़ील्ड में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन जबकि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के आया था। हम्म, आज खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हर जगह पे बाहुबली के पिताजी जा रहे हैं, बाहुबली के ऐसा लोगों को, उनको वाह, सुन के भी अच्छा लगता है। ये एक हुँ, बड़ा अचीवमेंट होता है, मुझे लगता है मम्मी पापा के लिए भी। ज़रूर, ज़रूर। और मेरा लड़का तो मतलब कभी कोई छोटी चीज़ लेने को मैं बोलूँ तो वो एक ही डायलॉग मारता है, बाहुबली का लड़का हूँ मैं, इतनी छोटी चीज़ें नहीं ले सकता डैडी। हाँ, बात तो सुन। सही है लेकिन। तो आज उसकी भी तो तेवर अलग हो गए एकदम। नाइस, हुँ, ठीक है। तो एक ना रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ बस ऐसे ही, कि अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और हमें इवेंट्स में जाने होते हैं काफ़ी सारे। डेफ़िनेटली। और जो भी इवेंट्स होते हैं, मतलब मैं तो डोंबिवली में रहती हूँ, बट हुँ, इवेंट्स जो मोस्टली होते हैं सब अंधेरी साइड वैसे ही हुँ, होता है। तो लेट लेट हो जाता है काफ़ी, कभी-कभी आना 1:30 बज गए, 2 बज गए, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नॉर्मली मैं एक कैब से घर आ रही थी। इवेंट था, काफ़ी सुंदर सी लॉन्ग ड्रेस पहन के ऐसा आ रही थी और कैब में बैठी थी। तो पूरा रास्ता अच्छा गया ऐसा, और मैं जैसे घर के बाहर उतरी, मतलब मुझे पता नहीं, कभी भी मैं डरती हूँ हमेशा कि मैं पूरा घर के बाहर नहीं उतरती हूँ, हमेशा थोड़ा पीछे उतरती हूँ कि मेरी बिल्डिंग किसी को पता ना चले। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये मेरी चीज़ है थोड़ी-सी, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि वो कहीं न कहीं हम लड़कियों को डर है ही। जाएगा नहीं वो शायद जल्दी, तो ये पीछे हम हमेशा उतरते हैं। तो मैं उतरी और तभी ही वो जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर था, वो मुझे बोलता है मैडम लुक ऐसा। और पता नहीं वो काफ़ी स्कैरी था मेरे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड था। अभी 1:30 बजे रात को कोई ऐसा बोल रहा है तो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट भी मैं उसको नहीं ले सकती हूँ। मैं इग्नोर करके बस निकल गई, बट वो डर बैठ गया मन में और मम्मी को मैंने जाके बताया ये सब हुई थी। अगर ऐसा चीज़ कभी होता है तो इस पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? और सीईओ ऐप पे ऐसा कुछ, मतलब अगर किसी ने किया और हमने कुछ कंप्लेंट की तो उनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ लड़कियों को सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी मैं लेडीज़ को एक चीज़ बोलूँगा कि आप ड्राइवर के साथ इतना फ्रैंकली मत होइए, कुछ लोग बातें-बातें करके ज़्यादा राइट। फ्रैंकली हो जाते हैं, हुँ, तो ड्राइवर्स को भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब दोस्ती वाला माहौल राइट, क्रिएट हो गया, तो उनको उतना ही बात करना चाहिए जितना ज़रूरी है। दूसरा, हमने जो सीओ कैब में ऐसा ना हो, इसलिए हमने एक रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल
यूजर्स रखा का है। ऑप्शन दिया कि आप अपना नंबर शेयर मत करो। लेकिन अगर मान लीजिए आप गाड़ी में ऐसा बैठे हो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी गाड़ी में कपल्स बैठते हैं, तो उनको ये चीज़ याद नहीं रहती कि वो एक पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। में बैठे हैं, ठीक राइट। है? सबसे बड़ी चीज़ ये मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। फिर बाद में कोई जो मेल पर्सन है वो कहीं उतर गया हम्म। और फिर लेडीज़ जो पर्सन है उसको कहीं आगे जाना है। हम्म। तो देखिए ह्यूमन मेंटेनिटी है, ड्राइवर्स कभी भी उल्टा सोच सकता है, उसके लिए कोई इग्नोर नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके घर के लोगों को आपका लोकेशन डालना चाहिए और बार-बार कॉल्स पे उनको बोलना चाहिए कि बस 5 मिनट में, बस 7 ये मिनट तो हमारा में टेक्निक ही होता है। यस आ रहे हैं। सही बात एंड सेकंड थिंग कि आपका लोकेशन उनको शेयर करके रखो और कुछ ऐसा लगे तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, क्योंकि आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको खुद को वहाँ बचाना है, है। क्योंकि उस जगह पे कोई अगर सुनसान रास्ता है तो कोई है नहीं एक्चुअली। तो आपको सबसे पहले आप लड़ नहीं सकते हो, तो आपको सबसे पहले बचाना है। हम्म। तो कंटिन्यूअसली जो है आप एक चीज़ को लेके ट्रेंड में रहो कि भाई आप तुरंत अगर कुछ हुआ तो तुरंत पुलिस को आप कॉल लगा सकते हैं, या फिर आपके लोगों को जो आपके घर के लोग हैं उनको आप तुरंत फ़ोन लगा के वीडियो कॉल पे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप वीडियो भी दिखा सकते हैं कि हाँ, मम्मी देखो ये भैया गाड़ी चला रहे हैं और हम जल्दी आ जाएँगे, भैया बहुत अच्छे हैं, बस 5 मिनट में पहुँच जाएँगे। तो ड्राइवर्स को भी ये हो जाए कि मेरा वीडियो चला गया, मेरा फ़ोटो चला गया, एक कहीं न कहीं दिमाग में उसके बैठ जाएगा, ठीक है? राइट। आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसका फ़ोटो लेके तुरंत भैया 1 मिनट इधर देखना, फ़ोटो लिया, वो बोलना हमारी सेफ्टी के लिए हमने अपने घर पे भेजा है। ड्रा वाह, ये अच्छा टेक्निक ड्राइवर है। डेफ़िनेटली कुछ नहीं करेगा आपके नाइस। साथ, क्योंकि उसको पता है कि मेरा फ़ोटो चला गया है, तो वो डर जाएगा तुरंत और बिंदास कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी का मैटर है। तो ड्राइवर जैसे गाड़ी में बैठा, भैया 1 मिनट ज़रा इधर देखना, फ़ोटो निकाल लिया, बिंदास निकाल लो। वाह। क्योंकि आपकी ये राइट्स हैं। जो गाड़ी चला रहा है वो कल को अगर कुछ हुआ तो आपके घर वालों को तो पता होगा कि यही ड्राइवर था। राइट। डर जाएँगे वो लोग और डरना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेडीज़ को पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये सब ट्रिक्स है। राइट। ओके, ठीक है। वैसे यूजुअली तो हम लड़कियां भेज देती है लोकेशन व्हाट्सएप पे, हुँ। लेकिन वही है कि फोन वोन बंद हो गया तो कैसे ट्रैक करेंगे? इस बट बेस्ट आपका वही है, यूएसबी। यस, यस। इसीलिए हमने ये चीज़ लाया है कि आप अपने डैड का, अपने भाई का नंबर डालिए ताकि उनकी डिवाइस में ट्रैकिंग चालू हो जाए और उनको तुरंत का तुरंत ये भी पता चल जाएगा कौन-सा ड्राइवर है, कौन-सा गाड़ी नंबर है, कहाँ पे पहुँचा है, क्या है, सारी डिटेल जैसे आप एक यूजुअली किसी कैब में जब आप बुक करते हैं तो ड्राइवर्स की सारी डिटेल्स आ जाती है। उसी तरह जैसे ही उनका नंबर वो ड्राइवर्स एंटर करेगा, कैब मीटर स्टार्ट करेगा, सारी डिटेल्स उनके पास चली जाएगी। आपको कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और वो देख सकते हैं कितना पैसा हुआ, क्या हुआ, वो वहाँ से पे भी कर सकते हैं, आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं देने की। ओके। ये सिस्टम हमने बहुत तगड़ा लेके आए हैं। एसओएस का भी सिस्टम है, आप इमरजेंसी में तो एसओएस यूज़ कर लो, बाकी और भी चीज़ें मैंने बताई, आप सेफ कैसे रह सकते हो। सीओ कैब देखिए हम एक चीज़ इंडिया के एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन करना चाहते हैं, लोगों को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। हमारी सोच है कि ट्रेन में और मेट्रो में भीड़ कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोडों पर सिर्फ कैब चले। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन बंद करे, कैब्स ज़्यादा बढ़ाए, तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि रोड पे खड़े 3-4 लोग मिलके कहीं भी एक साथ जा सकते हैं, कैब मीटर के थ्रू और पैसा डिवाइड करके दे सकते हैं। बहुत अच्छी सिस्टम है, इसको मार्केट में पूरा फुल तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, मुझे तो लगता है इस पे मूवी बननी चाहिए, सच बता रही हूँ। देख बहुत बहुत मस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कैसे इतना आगे खुद एक कंपनी ओन कर रहा है, मतलब काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। सही बात है। देखिए, मैं आपका भी धन्यवाद दूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को मेरी कहानी पता चली। बट मैं यूथ को एक चीज़ के लिए कहूँगा कि आज मैं 8 साल के स्ट्रगल के बाद सीओ कैब को मार्केट में लाया हूँ। आप लोग शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रॉफ़िट कमाने का मत सोचो। ये जर्नी जो होती है जितना स्लो होती है, उतना मजबूत होती है, उतना एक्सपीरियंस आपके पास आता है और आप लोगों को पहचान पाते हो। सबसे बड़ा काम है कि आपकी जर्नी में कैसे-कैसे लोग आते हैं, उनको आप पहचान पाते हो, पहचानने का मौका मिलता है आपको। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मत देखो आप। अगर कोई चीज़ करना है, तो बस एक ही स्टेटस रखो, नेवर गिव अप और अपने ईगो को लेके चलो। कोई भी हो, आपका ईगो ही आपको हर जगह सपोर्ट करेगा कि नहीं भाई मुझे ये करना है, मैं किसी का सुनूँगा ही नहीं।
वही ईगो आपका काम करेगा। राइट। सीओ कैब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, मुझे उम्मीद है, और हम जल्द ही पूरे भारत में अपना ब्रांचेस ओपन करेंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।